नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस अंक में प्रस्तुत कर रहा हूं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास का अगला अंक पूर्व के अंक से आगे। वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। कहा, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाएं और 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाए। इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास एवं 1927 में मद्रास एवं वर्धा 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हो गईं। वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में चलाया जाएगा। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। वर्ष 1927 में गांधी जी ने लिखा, वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जा सकती है। वर्ष 1927 में सी गोपालाचार्य ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रिक भारत में राजभाषा भी होगी। वर्ष 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधी सिफारिश में कहा गया था, देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी, परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। वर्ष 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने के लिए जितनी सहायता हम इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं, परंतु सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। वर्ष 1931 में गांधी जी ने पुनः लिखा, यदि स्वराज्य अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। गांधी जी जनता की भाषा में कहने के पक्षधर थे। वर्ष 1936 में गांधी जी ने कहा, अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। वर्ष 1937 में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रतर होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। 20वीं सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब
राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचना हिंदी में लिखी गई उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप से कभी नहीं लिखी गई। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। बंगाल में राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजनारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। सुभाष चंद्र बोस। अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर। यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। इसी प्रकार से हमें एक भाषा की आवश्यकता और है और वह है हिंदी। रामानंद चटर्जी, सरोजिनी नायडू, शारदा चरण मिश्र ने कहा, अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक थे। आचार्य क्षिति मोहन सेन कहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजसूय यज्ञ समझता हूँ। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। NC केलकर, डॉक्टर भंडारकर, VD सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गाडगिल, काका कालेलकर आदि ये सभी इनके समर्थक थे। पंजाब में हिंदी का झंडा उठाया लाला लाजपत राय और श्रद्धाराम फिल्लोरी आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने। गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल, मानिकलाल, KM मुंशी ने कहा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है ही। दक्षिण भारत में C गोपालाचार्य, T विजय राघवाचार्य, जिन्होंने कहा, हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। CP रामास्वामी अय्यर ने कहा, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्वसुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। अनंत शयनम अयंगर ने कहा, हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। S निजलिंगप्पा कहते हैं, दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने कहा, जो राष्ट्र प्रेमी हैं उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। उसी प्रकार अन्य दक्षिण भारत के व्यक्तित्व में शामिल थे KT भाष्यम, R वेंकटरामन शास्त्री, N सुंदरैया आदि। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, उनका कथन है, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। राजेंद्र प्रसाद, सेठ गोविंदास आदि।
अभी हम देखते हैं महात्मा गांधी के भाषा संबंधी विचार। 1919 में हिंद स्वराज में उन्होंने कहा, करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। 1914 में उन्होंने कहा, अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पांव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है। भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष अधिक बर्बाद करने पड़ते हैं। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़े तो फिर और क्या हो सकता है। आगे उन्होंने 1916 में कहा, जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अत्यंत पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। 1917 में गांधी जी ने कहा, हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है। यह बात निर्विवाद सत्य है, सिद्ध है। इस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। 1918 में पुनः गांधी जी ने कहा, हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम संस्कृतमयी नहीं है और न ही यह एकदम फारसी शब्दों से लदी है। हिंदी और उर्दू नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोनों को मुकाबला तो अंग्रेजी से है। अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का एक अनिवार्य अंग है। आगे उन्होंने कहा, मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूँगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हों, मैं इससे इसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से जो मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसका वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। लिपियों में सबसे अव्वल दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी। मित्रों, इससे आगे का विवरण अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे।